हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुजाता सिंह दामले है और आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज के वीडियो में हम एमपीपीएससी के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी कल ही यानी कि 25 फरवरी 2024 को ही इसका जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी तो वो कल ही थी। दूसरा, इसके सिलेबस में इस बार बहुत बड़े पैमाने पर चेंजेस किए गए हैं, तो इन बातों को लेके ये बहुत चर्चा में बना हुआ है। इसीलिए आज जब हम वीडियो बना रहे हैं वो उसकी सिलेबस के संबंध में बना रहे हैं कि उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या नई चीज़ें इसमें जोड़ दी गई हैं। एमपीपीएससी की परीक्षा का सिलेबस समय समय पर रिवाइज होता रहता है और इस बार 2024 में फिर से इस सिलेबस को रिवाइज किया गया है और उसमें कुछ नए विषय जोड़े गए हैं, कुछ पुराने विषयों को और इलेबोरेट किया गया है, व्यापक किया गया है और इसे और व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया गया है। तो आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं एमपीपीएससी की। एमपीपीएससी मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हर स्टेट में या दो स्टेट को मिला के एक सर्विस कमीशन बनाया जाता है जिसका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। और जिस तरह से यूपीएससी पूरे भारत क्षेत्र के लिए काम करता है, इसीलिए जो लोक सेवा केंद्र है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए जो मध्य प्रदेश का लोक सेवा केंद्र है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो मध्य प्रदेश पीएससी कहलाता है। इसके माध्यम से बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित की जाती है जिसमें सबसे प्रमुख परीक्षा होती है इसकी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्ट में एसएसई बोला जाता है, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसी के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और भी अन्य कई कई सारी पोस्ट पर भर्तियां की जाती हैं। यूपीएससी की तरह इसमें भी 3 स्तर पर परीक्षाएं होती है जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू। जैसा हमने यूपीएससी में पिछले वीडियोस में देखा है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी आपके पेपर 3 स्तर पे होते हैं। पहला इसका पेपर होता है प्री, दूसरा इसका पेपर होता है मेंस और तीसरा फिर ये दोनों क्लियर होने के बाद आपका होता है इंटरव्यू। पीएससी में भी प्री में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जीएस का रहता है और दूसरा आपका पेपर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसा कि हमने यूपीएससी में भी देखा है, सी सेट होता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो सेकंड पेपर रहता है। मेंस में जो है मुख्य रूप से यूपीएससी के अंतर्गत 9 पेपर लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश जो सिविल सेवा है उसके अंतर्गत 6 पेपर का आपका मेंस होता है जो आपको डिटेल्ड में आपको देना होता है, यानी कि ये वर्णनात्मक तरीके का डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये पेपर होता है। इसमें 6 पेपर में से 4 पेपर आपके जीएस के होते हैं, 4 पेपर जीएस के होते हैं। उसके अतिरिक्त एक पेपर आपका हिंदी लिटरेचर का रहता है और एक पेपर एस्से का रहता है। ये एस्से का पेपर भी हिंदी में ही रहता है। इसमें इंग्लिश का पेपर नहीं होता है और सब्जेक्ट का पेपर, जैसे कि हम यूपीएससी में कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करके उसके 2 सब्जेक्ट पे पेपर हमारे 2 और हो जाते बढ़ जाते हैं और एक इंग्लिश का कंपलसरी सब्जेक्ट बढ़ जाता है। इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं, एक पेपर आपका हिंदी लिटरेचर का होता है और एक पेपर आपका हिंदी एस्से का होता है। फिर ये सब में क्वालिफाई होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है जो यहाँ पीएससी में कंडक्ट कराया जाता है। चर्चा में क्यों बना हुआ है? क्योंकि इस बार जो मेंस का सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और प्री के सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो हम प्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। प्री में भी जीएस और एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में मोटे तौर पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया। जीएस का जो पहला पेपर होता है उसमें 10 यूनिट में क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं, यानी कि आपको 10 भागों की अच्छे से तैयारी करनी होती है, उनका अध्ययन करना होता है, जिसके आधार पर आपका जीएस का पेपर होता है। ये 10 यूनिट अलग अलग भागों में डिवाइडेड है। जो पुराना सिलेबस था उसमें भी 10 यूनिट थी, पर इस बार यूनिट के कुछ आगे पीछे किया गया है। कुछ यूनिट, जैसे कि पहली यूनिट पुराने वाले सिलेबस में होती थी मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति, अब इसकी जगह जो सेकंड यूनिट पुराने पेपर में होती थी भारत का इतिहास, उसको नए वाले सिलेबस में
पहले स्थान पर दे दिया गया है, यानी कि अब सबसे पहली यूनिट बन गई है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें भी एक बहुत बड़ी यूनिट बढ़ा दी गई है, एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें बढ़ा दिया गया है, जो है संकल्पनाएं और विचार, कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज। कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज के अंतर्गत हमारे जो भारतीय इतिहास है, जो हमारे वेद है, पुराण है, आरण्यक है, उनके बारे में जानकारी पूछी गई है। हमारी सभा और समिति नामक संस्थाएं कैसे पुराने जमाने में काम करती थी, प्राचीन भारत में इन संस्थाओं के बारे में उल्लेख प्राप्त होते हैं। वो कैसे काम करती थी, प्राचीन भारत में गणतंत्र का स्वरूप क्या था, बौद्ध दर्शन क्या कहता है, जैन दर्शन क्या कहता है, कर्म की जो हमारे प्राचीन साहित्यों में हम देखते हैं, संस्कृत वाङ्मय में देखते हैं, वो सब व्यवस्था के बारे में इस वाली संकल्पनाएं एवं विचार, कॉन्सेप्ट और आइडियाज वाले चैप्टर में बात की गई है। इसके बाद का लगभग सारा सिलेबस भारत का इतिहास वाला सेम है पिछले उसकी तरह, जैसे पिछले वर्षों में सिलेबस आया था। ये वाला एक पार्ट, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट बढ़ा दिया गया है, तो आपको उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। दूसरी चीज, सेकेंड यूनिट में, क्योंकि अब फर्स्ट यूनिट को सेकेंड कर दिया गया है, तो आपकी इसकी सेकेंड यूनिट हो जाएगी आपकी मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति। मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति, ये क्योंकि मध्य प्रदेश की सेवाएं हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में तो बहुत सारी चीजें पूछी जानी स्वाभाविक सी बात है। मध्य प्रदेश का इतिहास, पुराने सिलेबस में भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती थी, लगभग सारी ही चीजें, यहाँ की वन संपदा, इतिहास कैसा है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही, यहाँ का फसलों में क्या योगदान है, यहाँ कौन कौन सी नदी परियोजनाएं चल रही है, सिंचाई की क्या व्यवस्था है, ये सारा तो आपसे बहुत डिटेल में आने वाली यूनिट्स में भी पूछा जाता है। इसमें जो एक नई चीज बढ़ाई गई है, वो जो मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे सांची हो गई, भीमबेटका हो गया, और भी बहुत सारे यहाँ के जंगल हैं, अभ्यारण्य हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उन सभी के बारे में अध्ययन। दूसरा, मध्य प्रदेश अपने टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, तो ऐतिहासिक रूप से पुरातात्विक ऐसी आर्कियोलॉजिकल ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं जिनको हम पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानते हैं, और जिससे विश्व भर से टूरिस्ट हमारे मध्य प्रदेश में आते हैं और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, तो उन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। मुझे जहाँ तक समझ में आया है, अभी जो सिलेबस रिवाइज किया गया है, उसका बहुत बड़ा उद्देश्य यही है कि इस सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक किस प्रकार बनाया जा सके, ताकि जब आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम करने के लिए मध्य प्रदेश में उतरें, तो आपको यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में, यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ की फसलें, यहाँ का ट्राइबल स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ की सोसाइटी कैसी है, यहाँ किस प्रकार की फसलें होती हैं, यहाँ का जनजीवन कैसा है, आय के स्रोत कौन से हैं, यहाँ पे सिंचाई परियोजनाएं कैसे काम करती हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से इस सिलेबस को और ज़्यादा व्यवहारिक इस वाले 2024 के बाद से बनाया गया है। फिर इसमें ये 2 यूनिट के बाद तीसरी और चौथी यूनिट, जैसे हमने पहली और दूसरी यूनिट में देखा, इसी प्रकार तीसरी और चौथी यूनिट में भी यही किया गया है। पहले पुराने सिलेबस में तीसरी यूनिट होती थी मध्य प्रदेश का भूगोल, और चौथी यूनिट होती थी भारत का भूगोल। इस नए सिलेबस में चौथी यूनिट को तीसरी यूनिट की जगह लाया गया है, यानी कि अब नए जो नवीन हमारा सिलेबस आया है, उसमें तीसरी यूनिट अब हो गया है भारत का भूगोल, और चौथी यूनिट हो गया है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो इसमें तीसरी यूनिट आ गई भारत का भूगोल, इसके अंतर्गत भी भारत के भूगोल में पहले जो ट्रेडिशनल चीजें पढ़ाई जाती थी उनको तो समाहित किया गया ही है, साथ में जो आजकल हम देख रहे बहुत सारे साइक्लोन आते, अल-नीना हो गया, ला-नीनो हो गया, ये सारे चीजें, साउथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे बनता है, ऑक्सीग्लेशन कैसे काम करता है, ये सारी चीजें, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, बहुत सारे अभी साइक्लोन आ रहे हैं, वो किस प्रकार बनते हैं, वो कैसे जलवायु को प्रभावित करते हैं, उससे हमारा भूगोल कैसे प्रभावित होता है, ये सारी चीज़ों को भारत के भूगोल में इस वर्ष शामिल किया गया है। हालांकि हम पहले ट्रेडिशनली भी जब हम पढ़ते थे पिछले
सालों के भी जो सिलेबस में हम पढ़ते थे उसमें भारत का भूगोल बहुत अच्छे से पूछा जाता था। कुछ व्यवहारिक पक्षों को इस बार और बढ़ा दिया गया है, उसको विस्तार दे दिया गया है। चौथा हमारा आ गया मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल भी लगभग पुरानी यूनिट्स की तरह ही है, पिछले सिलेबस की तरह ही है, बस उसको और डिटेल कर दिया गया है। पहले क्या था कि एक ब्रॉड टॉपिक दे दिया जाता था और उसके अंदर ही सब टॉपिक मान लिए जाते थे कि वो खुद से तैयारी कर लेंगे। इस बार से इसमें फिक्स करके आपको कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं। भूगोल के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भारत के अंदर कैसा है। हरित क्रांति ये भारत के भूगोल में शामिल हुआ है। हरित क्रांति अब दूसरी हरित क्रांति 2010-11 के बाद से चल रही है, तो उसके लिए क्या नई स्ट्रेटेजी सरकार बना रही है, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान कितना है, ये सारी बातों के बारे में चर्चा ये दोनों यूनिट्स में की गई है। भारत का, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का बहुत बड़ा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे बहुत सारी फसलें होती है, सोयाबीन की बहुत बड़े पैमाने पर पैदावार होती है। यहाँ सीहोर का जो शरबती गेहूं पूरे भारत में और पूरे विश्व में फेमस है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की कौन सी प्रमुख फसलें हैं, वो पूरे भारत में कैसे कंट्रीब्यूट करती है, यहाँ का जो कृषि क्षेत्र है वो किस प्रकार डिवाइडेड है, यहाँ की सिंचाई परियोजनाएं कैसे काम करती हैं, ये सब चीजों के बारे में ये दोनों यूनिट में बात की गई है। इसमें पांचवी यूनिट आ जाती है भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले जो ये दोनों अलग अलग यूनिट में था, पहले एक आता था मध्य प्रदेश राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और फिर अगला पॉइंट आता था भारत की संवैधानिक और राज्य व्यवस्था। अब इन दोनों यूनिट को कंबाइन कर दिया गया है और ये दोनों यूनिट अब एक साथ मिला के भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। इसी के अंतर्गत ये पूरा टॉपिक जो है वो ले लिया गया है। अगेन संवैधानिक व्यवस्था, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें संविधान के आधार पर भारत शासन कैसे कार्य करता है और उसी में ही राज्यों का संविधान भी क्योंकि समाहित है, तो मध्य प्रदेश के लिए कैसे क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वो सारी चीजों की चर्चा इस वाले टॉपिक में यानी कि यूनिट 5 के अंतर्गत की गई है। इसमें भारतीय संविधान की उद्देशिका, हमारे मूल अधिकार, हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ये सारे पॉइंट शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की संरचना कैसे बनेगी राज्य स्तर पर, जैसे गवर्नर यहाँ कैसे उनकी नियुक्ति होगी, कौन सा आर्टिकल है जो हमारे गवर्नर को शक्तियां और कार्य प्रदान करता है, मुख्यमंत्री का चयन कैसे होगा, विधानमंडल कैसे गठित की जाएगी, हमारे मंत्री परिषद का गठन कैसे होगा, ये सारी चीजें, हमारा उच्च न्यायालय कैसे काम करेगा, सर्वोच्च न्यायालय कैसे काम करेगा, ये सारी जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उन सभी चीजों की कंबाइन करके चर्चा इस 5th यूनिट में की जाएगी। पहले ये यूनिट 2 भागों में विभाजित था। यूनिट 5 में मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में पूछा जाता था और यूनिट 6 में भारत की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाता था। अब इस नए सिलेबस में इन दोनों यूनिट को कंबाइन कर दिए गए। क्यों किया गया वो हम आगे बताएंगे। तो ये 5th आपकी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यूनिट के अंतर्गत भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में, अगेन जो हमारा पुराना सिलेबस था उसमें 5th यूनिट के 2 पार्ट थे, एक मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। नए सिलेबस में भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था को यूनिट 5 में कंबाइन कर दिया गया है। इसी तरह से भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को यूनिट 6 में कंबाइन कर दिया गया है। तो यूनिट 6 जो है, इकाई 6 जो है, अब हमारी भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बन गया है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम सभी देख रहे हैं। अभी विज़न 2047 लॉन्च किया गया है, जिसमें हम भारत को 2047 तक यानी कि हमारी शताब्दी के हमारे स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष में हम भारत को एक विकसित भारत के रूप में बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हुए हैं। उसके विचार पर हम काम कर रहे हैं। इससे इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत में और तेजी से विकास करने के लिए, अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए क्या-क्या योजनाएं लाई जा रही हैं, किस प्रकार से इन आंकड़ों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी फसलों को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि वो आगे चल के बहुत अच्छे से हमारे जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है विज़न 2047 का, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसमें भारत की क्या भूमिका है और इस विज़न के लिए मध्य प्रदेश कैसे योगदान प्रदान करेगा, इस सब के बारे में हम इस अब यूनिट में चर्चा करेंगे। दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या है सतत विकास की, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी व्यवस्था है, अभी तक क्या हो रहा था, बहुत तेजी से विकास करने के चक्कर में बहुत तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा था, प्रकृति पे उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे थे, कार्बन का उत्सर्जन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसके कारण हमारा पूरे जलवायु, पूरा हमारी पारिस्थितिकी, ये सारी चीजें बहुत तेजी से इफेक्ट हो रही थी। और एक समय ऐसा आ गया था जिसमें बहुत सारी प्रजातियां हमारी, चाहे वो जीव जंतुओं की हो, चाहे वो पेड़ पौधों की हो, वो विलुप्त होने की कगार पे आ गई थी। ऐसे में नया कॉन्सेप्ट लाया गया करीब 20-30 वर्ष पहले, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास के अंतर्गत इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने में भारत कैसे अपनी भूमिका निभा सकता है। अभी हम देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार आ गई हैं, आगे जाके बायोफ्यूल में कन्वर्ट होने वाला है। इसी प्रकार सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती रहे, दूसरे हाथ पर हम पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को विकास के साथ साथ हम ऐसा कैसा माहौल दे सकते हैं, कैसी जलवायु दे सकते हैं, जिसमें वो खुलकर सांस ले सके और अच्छे से अपने जीवन को विकास के साथ विकसित होते हुए आगे बढ़ा सकें। इन सब विचारों को, इन सब कॉन्सेप्ट को लेके इस यूनिट में बहुत व्यावहारिक पक्षों पर ध्यान दिया गया है। अगेन ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के सिलेबस में क्या होता था, जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ते थे तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा अध्ययन किया जाता था। नया जो सिलेबस आया है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, आप उसके व्यावहारिक पक्षों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आप थ्योरेटिकल के साथ साथ कैसे उस चीज़ को व्यवहार में ला सकते हैं, जिससे हम अपने जो गोल हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, उसको भी अचीव कर सकें, साथ साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो भी हमारे एनवायरनमेंट को बचाने वाली चीज़ें हैं उन सब के बारे में भी काम कर सकें। इस प्रकार से हमारी इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की हमें अध्ययन करना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए सिलेबस में ये यूनिट बहुत ज़्यादा डिटेल दी गई है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें ज़्यादा पूछी गई है। पिछले वर्षों में किए गए सारे प्रावधान, सारी व्यवस्थाएं, सारे कार्यक्रम जो भारत के स्तर पर चलाए जा रहे हैं, जो विश्व के स्तर पर चलाए जा रहे हैं और जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी चलाए जा रहे हैं हमारी इकोलॉजी को बचाए रखने के लिए, उन सब विषयों की चर्चा इस वाले भाग में की गई है। सेवंथ यूनिट के अंतर्गत, सेवंथ यूनिट भी लगभग पुरानी वाले की तरह ही है। सेवंथ यूनिट हमारा था पुराने सिलेबस में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस नए सिलेबस में इसमें एक पार्ट नया जोड़ दिया गया है, स्वास्थ्य। पुराना जो हमारा सिलेबस था उसमें सिर्फ ये पार्ट था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नया जो हमारा सिलेबस बना है उसमें एक नया पार्ट जोड़ दिया गया है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य। हम सभी जानते हैं कि हम बहुत लंबे कोविड से निकलकर अभी आए हैं। पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने क्या हाहाकार मचाया, उस सबके हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम सभी ने देखा कि इसने कितना ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
तो अब इस बार के उसमें जो सिलेबस है उसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ साथ स्वास्थ्य को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें आपको जो महामारियां हैं उनके बारे में अध्ययन करना है, उनसे बचाव के क्या साधन हो सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। दूसरा, इसके आगे हम महामारियों से लड़ने के लिए कितने हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, साइंस को यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हालिया रिसर्च क्या-क्या हो रही है इन सबको। जैसे कोविड 19 से हमारे वैक्सीनेशन हमारा भारत का पूरे विश्व में माना गया और भारत ने बड़े पैमाने पर उसको एक्सपोर्ट करा है। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम कैसे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य के कार्यक्रम चला सकें, उसके प्रिवेंशन के लिए किसी भी बीमारी के। क्योंकि जब बीमारी आ जाती है तब उसके निवारण के लिए काम तो होता है, पर हम उससे पहले से ही सुरक्षित होने के लिए कैसे काम कर सकते हैं, टीकाकरण कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं, स्वास्थ्य हमारी रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, उसमें भी एक दो इसमें बीमारी जैसे सिकल सेल वीकनेस वगैरह, इन बीमारियों के बारे में भी पूछा गया है। तो ये वाले पार्ट में स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। अगेन ट्रेडिशनल जो थियोरेटिकल पार्ट था वो तो शामिल रखा है ही इस वाले सिलेबस में, पर साथ में उसमें हम क्या, हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए, आगे हम इसको लेके कैसे काम करेंगे, हमारे हेल्थ को लेके, हमारे टेक्नोलॉजी को कैसे हम इंड्यूस कर सकते हैं अपनी हेल्थ के साथ में, ये सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखते हुए इस तरह से इस बार का सिलेबस डिजाइन किया गया है। 8th यूनिट लगभग सेम ही है। 8वीं यूनिट में, पुराने सिलेबस में भी हमारी 8वीं यूनिट अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं होती थी, इवेंट्स होते थे, वो सारे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और मध्य प्रदेश के लेवल पे। तो ये सारे इवेंट, कौन से खेल हुए हैं, कौन सी प्रतियोगिता में कौन विजयी हुआ है, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण घटना जैसे अभी यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो बहुत तेजी से बीच में थोड़ा सा शांत होने लगा था, फिर उग्र तरीके से बढ़ रहा है। इसी तरह से फिलिस्तीन इजराइल का जो वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस प्रकार के इवेंट हो गए। भारत में कोई बड़ा इवेंट हुआ है कहीं, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि वहाँ हिमाचल में, उत्तराखंड में बरसात के मौसम में बहुत त्रासदी इस बार हमने देखी है। तो इस प्रकार के जो भी नेशनल इवेंट्स होते हैं, चाहे वो राजनीतिक आधार पे हो, चाहे वो क्लाइमेट के आधार पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, जैसे अभी भारत ने G20 का एक सम्मेलन कराया है दिल्ली में, बहुत बड़े पैमाने पर G20 सम्मेलन हुआ है। तो इस प्रकार के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और मध्य प्रदेश में भी जो इवेंट्स, खेलो इंडिया होता है प्रोग्राम, पिछले साल मध्य प्रदेश ने ही ऑर्गेनाइज कराया था, इस प्रकार के और भी जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो इवेंट्स महत्वपूर्ण होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और मध्य प्रदेश के स्तर पर, उन सब की तैयारी यूनिट 8 में, इंटरनेशनल इवेंट, इंडियन इवेंट या नेशनल इवेंट और एमपी के लेवल पे जो भी इवेंट्स हुए हैं, उन सब की चर्चा इस वाले पार्ट में यूनिट 8 में की गई है। अब हम यूनिट 9 में आ जाएंगे। यूनिट 9 हमारा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम देखते ही आ रहे हैं, भारत जो है इस समय सबसे ज़्यादा यूथ वाला, यानी कि सबसे ज़्यादा युवा लोगों का देश है। भारत की पॉपुलेशन अभी कुछ समय पहले ही विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश भारत बन गया है, जिसमें भी युवा पॉपुलेशन सबसे अधिक है। हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र बहुत बड़े पैमाने पे काम करता है। उसको और ज़्यादा स्किल हम कैसे बना सकते हैं, उसके कौशल पे कैसे काम किया जा सकता है, हमारा जो लेबर है उसको स्किल्ड लेबर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सब के बारे में। दूसरा, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत का परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल लेवल पे भारत में कंपनियों को बुलाना, यहाँ पे निवेश के लिए उनको प्रोत्साहित करना, यहाँ पे ऐसे स्किल्ड लेबर तैयार करना जो ऐसी प्रकार की सेवाओं को प्रदान कर सकता है। तो यही सारा पार्ट हमारे इस वाले पार्ट में पूछा गया है। इसके साथ एक नई चीज इसमें जोड़ी गई है
कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज इसमें पूछी गई है। इससे पहले के जो सिलेबस था उसमें टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत की जाती थी, पर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज नहीं पूछी गई थी। इस बार नए सिलेबस में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले पार्ट में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज यानी कि एमएस कैसे काम करता है, इंटरनेट का प्रभाव क्या है हमारे जीवन पे, हम किस प्रकार से वर्ड पे काम कर सकते हैं, एक्सेल पे काम कर सकते हैं, माउस किसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है, ये सारे मतलब जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर की, वो इस बार इस सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें मिलाया गया है। उसको मिलाने का जो पर्पस है वो ये माना जा सकता है कि कम से कम जो भी अभ्यर्थी हैं उनको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, क्योंकि आज कंप्यूटर का युग है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे हम इसी परीक्षा की बात करें तो फॉर्म फिल करने से लेके हमारे एडमिट कार्ड इशू होने से लेके हमें जो सेंटर अलॉट होते हैं उससे लेके और उसके बाद रिजल्ट पाने तक, ये सभी चीज़ें हम इंटरनेट पे देखते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं। तो इसलिए हमें बेसिक नॉलेज तो कंप्यूटर की होनी चाहिए। तो ये वाले पार्ट को इसमें सम्मिलित किया गया है नए सिलेबस में। 10वीं यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10वीं यूनिट को अलग से ही एक यूनिट बना के नए वाले सिलेबस में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में स्पेशली बात की गई है। मध्य प्रदेश की जनजातियां, ये एक बिल्कुल नई यूनिट शामिल की गई है। पुराने सिलेबस में ये यूनिट अलग से नहीं थी। जनजातियों के बारे में चर्चा की जाती थी, पर वो कभी इकोनॉमी वाले पार्ट में शामिल कर दिया जाता था, थोड़ा बहुत उसका अलग से जो ट्राइबल कमीशन है उसके बारे में चर्चा हो जाती थी, पर अलग से एक यूनिट बना के बात पुराने सिलेबस में नहीं की गई थी। नए वाले सिलेबस में मध्य प्रदेश की जनजाति, यहाँ की लोक संस्कृति, इसके बारे में चर्चा अलग से की गई है। इस यूनिट के अंतर्गत, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में और स्पेशली मध्य प्रदेश में एसटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं, भील हो गया, गोंड हो गया, वो उनकी संस्कृति कैसी है, वो किस प्रकार कार्य करते हैं, उनका जलवायु संरक्षण का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में, साथ में उनका लिटरेचर कैसा है, उनसे संबंधित साहित्य क्या क्या है। तीसरा, उन लोगों का जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, उन लोगों का मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। हमने सभी ने बिरसा मुंडा का नाम सुना है, टंट्या भील का नाम सुना है, और भी कई सारे ऐसे लोग हुए हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं और जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही मध्य प्रदेश और भारत के इतिहास में भी जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, ऐसे लोगों के बारे में चर्चा इस वाली यूनिट में की गई है। इनका आय के स्रोत ये कैसे जनरेट करते हैं, इनका जीवन यापन कैसे होता है, वनों से इनका कैसा संबंध है, उस संबंध के आगे बढ़ा के हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जनजातियां हमें सिखाती है जीवन जीना, हमारे वन्य जीवन की रक्षा करना, ये सारी चीजें हमें इनसे सीखनी चाहिए। और इन सबके अध्ययन के बारे में, इनका लिटरेचर कैसा है, इनका डांस कैसा है, इनके कौन से फेस्टिवल हैं, इन सब के बारे में अलग से एक यूनिट बना के उस पर विस्तार से चर्चा इस बार के सिलेबस में की गई है, ताकि हम अपने ट्राइबल की समस्याओं को समझ सकें, उनके विशेषताओं को समझ सकें, उनके कंट्रीब्यूशन को समझ सकें। इसका फायदा ये होगा कि जब हम फील्ड पे जाएंगे, अगर हम किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो हमें आसानी रहेगी, अगर हमें बेसिक नॉलेज रहेगी इन ट्राइब्स के बारे में, तो हमें उनसे कम्युनिकेट करने में, उनकी संस्कृति को जानने में, उनके लिटरेचर को जानने में हमें सहायता मिलेगी और उस हिसाब से हमें नीतियाँ बनाने में आगे सफलता प्राप्त होगी। तो ये सब के बारे में, ट्राइब कैसे काम करते हैं, वो सब, उन सब का डांस कैसा है, उन सब की वेशभूषा कैसी है, उनके रीति रिवाज क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वाली यूनिट में बात की गई है। तो ये हमारे मोटे मोटे 10 यूनिट में जो हमारा प्री का जीएस पेपर है वो डिवाइड किया गया है। ये 10 यूनिट को पुराने सिलेबस में भी ये सारे पार्ट पूछे जाते थे, पर नया जो सिलेबस आया है, लाया गया है एमपीपीएससी द्वारा, उसमें इस चीज़ को और विस्तार दिया गया है
और कुछ ऐसा नया नहीं पूछा गया है पर और व्यवहारिक करके पूछा गया है। तो कहीं न कहीं इससे आपको अच्छा प्रशासनिक सेवक बनने में सहायता मिलेगी, आपको मध्य प्रदेश की समझ बेहतर विकसित करने में सहायता मिलेगी। तो मेरे हिसाब से या मेरे ख़्याल में पूछा जाए तो ये सिलेबस बहुत अच्छा इस बार डिज़ाइन किया गया है, बहुत सारी इसमें चीज़ें लाई गई हैं। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, जो इसका सेकंड पेपर है प्री का, सेकंड पेपर जो है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट लगभग वैसा ही है जैसा पुराने समय में था। उसमें कॉम्प्रिहेंशन यानी बोधगम्यता के बारे में पूछा गया है, रीजनिंग स्किल के बारे में पूछा गया है, डिसीजन मेकिंग के बारे में पूछा गया है, थोड़ा बेसिक आपको हिंदी की नॉलेज, मैथ्स की नॉलेज, ये सब तो है ही। एक इसमें नई चीज जोड़ी गई है जो शायद यूनिट 2 के अंतर्गत जोड़ी गई है। पहले इस वाले पेपर में सेकंड पेपर जो था प्री का एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें पहले वाले सिलेबस में 7 यूनिट आती थी, इस बार 8 यूनिट कर दी गई है। और इसकी सेकंड यूनिट में जीवन शैली, और प्रतिबल यानी कि लाइफस्टाइल और काउंटर लाइफ, इस बारे में पूछा गया है, इसको नया जोड़ा गया है। लाइफस्टाइल के 2-3 तरीके हो सकते हैं समझने के। एक लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल में हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं, कैसे हमारे सोच को सकारात्मक बना सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसमें हमारे रोजमर्रा की जीवन शैली से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो हमारे सकारात्मकता को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा, किसी भी विषय के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं और उसको कैसे अपने जीवन में ढाल सकते हैं, मेरे ख्याल में इस यूनिट में यही पूछा जाएगा। दूसरा, एक और चीज है, आजकल हम बहुत जल्दी नेगेटिविटी में आते हैं। हम बहुत सारे केसेस जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं तैयारी के दौरान। तो मुझे लगता है ये यूनिट लाने का पर्पस उनका यही है कि हम अपनी सकारात्मक सोच को विकसित कर सकें, कुछ ऐसी केस स्टडीज पढ़ सकें जिनके आधार पर हम अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी एनर्जी को आगे बढ़ा सकें, उसको ऐसे चैनलाइज कर सके कि वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर सके। तो मुझे जहां तक लगता है ये यूनिट बढ़ाने का पर्पस शायद यही रहा होगा। बाकी जब पेपर आएगा तब हम सभी देखेंगे, अप्रैल में परीक्षाएं इसके बारे में होने वाली है। तो आप इस वाली यूनिट को लेके बहुत परेशान नहीं हो। दूसरा, इसमें एक और चीज भी हो सकता है, काउंटर रेजिस्टेंस को लेके इसमें बात की गई है। तो हो सकता है कोविड के बाद हमारे स्वास्थ्य पर किस प्रकार का असर हुआ है, उसमें हमें कैसे पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है, कैसे हमें नेगेटिविटी नहीं लानी अपने अंदर, उसको हावी नहीं होने देना है। तो हो सकता है ये सारे उसी से रिलेटेड केस पे या उसी से रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक तरीका और है, आप अपनी सारी यूनिट इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि अगर एक आध कोई नई यूनिट ऐसी आ जाती है जिसके बारे में अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे, तो उसके बाद आप, अगर बाकी सारा आपका बैलेंस हो जाएगा तो ये वाली यूनिट मैनेज करने में कोई बहुत समस्या नहीं होगी। क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा था कि मैम इस यूनिट में क्या हमें पढ़ना है, तो मैंने उसको यही सलाह दी कि तुम अपनी सातों यूनिट जो पुराने टाइम में भी सिलेबस में थी उन सब की तैयारी बहुत अच्छे से करो, ताकि अगर इस यूनिट में कुछ ऐसा नया पूछ भी लिया जाता है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, हम कोशिश करेंगे जहां तक हमें समझ आ रहा है या हमें जो लिटरेचर या टेक्स्ट मिल रहा है उस किस कॉन्टेक्स्ट में इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम बता दें। पर अगर कुछ ऐसा है भी तो बैलेंस करने के लिए तुम अपने बाकी सातों यूनिट इतने अच्छे से तैयार कर लो कि ये यूनिट में अगर थोड़ी कमी हो जाएगी तो भी वो बैलेंस हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो इसलिए इस एक पॉइंट से बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो हमारा आज का हमने वीडियो बनाया, इसमें एमपीपीएससी का सिलेबस क्या चेंज हुआ है और उसमें प्री में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में हमने बात करी है। अगले वीडियो में हम जो इसका मेंस है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेंस में भी व्यापक परिवर्तन किए गए हैं और उसको व्यवहारिक बनाने के लिए काम किया गया है। तो हम कोशिश करेंगे अपनी अगली यूनिट में स्टेप बाय स्टेप वो सारे सिलेबस के बारे में हम चर्चा करें। विशेषकर मैं अपने विषय यानी कि पॉलिटिकल साइंस में उसमें क्या नया जोड़ा गया है और उसको और ज्यादा कैसे प्रभावी बनाने के लिए काम किया गया है, अगली यूनिट में हम इस बात पे चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।